हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम 22वें टेस्ट में आज से हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत हम 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो जिन्होंने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो वहां जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने करीबन इतिहास के टेस्ट को कवर कर दिया है। अब आते हैं भूगोल के टेस्ट को अध्ययन करते हैं। चलिए एक एक प्रश्न को हम अच्छे से अध्ययन करते हुए चलेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को हम डिटेल से समझते हुए चलेंगे। इसे 3 मार्कर में लिखने के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। छोटा नागपुर पठार, पहले हम इसके स्थिति के विषय में बताएंगे, इसके बाद फिर प्रकार बताएंगे, फिर इनकी विशेषता बताएंगे कि आखिर ये छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है, किस कारण प्रसिद्ध है। तो इनका स्थिति है कि पूर्वी पठार यानी झारखंड के साइड में आ जाता है छोटा नागपुर पठार। ये प्रकार क्या है, गुंबदाकार पठार है, गुंबदाकार पर्वत है। इनका विशेषता ये है कि ये खनिज आश्चर्य या भारत के रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार या पूर्वी पठार झारखंड के अंतर्गत आता है। यह गुंबदाकार पठार है। यह खनिज आश्चर्य तथा भारत की रूर प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है विंध्याचल पर्वत। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ये हमारे मध्य प्रदेश पीएससी ने इसे लगातार पूछती रहती है। इसे हम 3 स्टार भी देते हैं कब में है। इसे आप लोग जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत छोटी सी हम मैप यहीं पर बनाते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा सतपुड़ा पर्वत आ जाता है इसके बीच में, और यहाँ से बीचों बीच बहती है, कहाँ चला गया, नर्मदा नदी, और इन्हीं के बीच में ऊपर में आ जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, विंध्याचल पर्वत के बारे में। विंध्याचल पर्वत जो कि यह मध्य भारत की मुख्यतः मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, क्योंकि विंध्याचल पर्वत जो कि हमारे मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता है, इसीलिए हम मध्य भारतीय मुख्य प्रदेश कहते हैं। ये प्रकार किसका है, अवशिष्ट पर्वत का प्रकार माना जाता है। इनकी सर्वोच्च चोटी जो कि अमरकंटक है, और यहीं पर आते हैं पूर्वी इलाके में अमरकंटक। इनकी सबसे सर्वोच्च चोटी जो कि 1048 मीटर की है, और यहाँ पर विंध्याचल के पूर्वी इलाके में कैमूर और भांडेर श्रेणी नामक 2 पर्वत श्रेणियाँ स्थित हो जाती हैं। तो अभी आप लोगों ने इनके लोकेशन को समझा होगा। विंध्याचल पर्वत की स्थिति क्या है कि यह मध्य भारत यानी मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रकार है अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है। सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1048 मीटर है। श्रेणी कौन कौन से हैं कि इसमें भांडेर श्रेणी है और कैमूर और भांडेर, ये 2 श्रेणी हैं, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है बूलर झील। बूलर झील के हमारे भारतीय भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। बूलर झील आखिर इनका स्थिति कहाँ, ये है कहाँ बूलर झील, ये निर्माण कैसे हुआ, इनकी कारण क्या है, विशेषता क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है बूलर झील। तो बूलर झील जो कि यह बांडीपोरा जम्मू कश्मीर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जो कि हमारे स्टेट वाले मैप में, जिसे स्टेट कहते हैं, इंडिया वाले मैप में सबसे ऊपरी इलाके के अंतर्गत आ जाती है बूलर झील, जो कि जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत आती है। इनका निर्माण जो कि झेलम नदी गोखुर से हुआ है।
विशेषता क्या है कि विशेषता है भारत की सबसे बड़ी एवं मीठी झील माने जाते हैं। बुलर झील जो कि यह बांडीपोरा जम्मू कश्मीर में है। निर्माण जो कि झेलम नदी के गोखुर से हुआ है। इनकी विशेषता क्या है कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तो इस प्रकार 3 मार्कर के प्रश्न यहीं पर एंड होते हैं और अगले प्रश्न आ जाता है हमारा 5 मार्कर। तो 5 मार्कर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे साइबेरिया तुल्य एवं टैगा प्रदेशीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन कीजिए। साइबेरिया तुल्य टैगा प्रदेशीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन कीजिए। साइबेरिया टैग क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, इनका वर्णन हम इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। चलिए उस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे, जिससे आप लोगों को बेहतर तैयारी होने का माध्यम प्राप्त हो। निर्माण जो कि यह नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। साइबेरिया तुल्य का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली है। दिल्ली के बाद राजस्थान जाते हैं, राजस्थान के बाद हरियाणा आ जाता है, हरियाणा के बाद पंजाब है, फिर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, बंगाल आदि राज्यों में है। तो इनका निर्माण अभी समझा कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। विस्तार जो कि यह दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल आदि राज्यों में यह विस्तृत है। इनका महत्व क्या है? इनका महत्व ये है कि समतल ढाल में इनका विकास होता है, सर्वाधिक उपजाऊ व घनी आबादी वाला भूभाग में पाया जाता है। इसका ढाल समतल है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है व घनी आबादी वाला भूभाग पर ये पाए जाते हैं। यह प्रायद्वीपीय एवं बाह्य प्रायद्वीपीय भारत को अलग करता है। यह प्रायद्वीपीय बाह्य प्रायद्वीपीय भारत को अलग करता है। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इतिहास में जैसे पटना, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली देश की राजधानी रही है। इसके अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक महत्व क्या है कि यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद मथुरा आ जाता है, प्रयागराज है, वाराणसी एवं सारनाथ, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थल यहाँ पर मिलती हैं। तो इस चौथे प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि साइबेरिया तुल्य एवं टैगा प्रदेशीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो इसका पहले निर्माण देखेंगे कि नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है। इनका विस्तार जो किया है दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल आदि राज्यों में विस्तृत है। इनका महत्व क्या है कि इनका महत्व है कि ये समतल ढाल वाले क्षेत्र में इनका विकास होता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला भूभाग पर पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ व घनी आबादी वाला भूभाग पर पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय या बाह्य प्रायद्वीपीय भारत को अलग करता है। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, इतिहास में पटना, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली देश की राजधानी रही है। सामाजिक धार्मिक महत्व क्या है कि यहाँ पर हरिद्वार आ जाता है, हरिद्वार के बाद मथुरा है, मथुरा के बाद आ जाता है प्रयागराज,
प्रयागराज, वाराणसी, सारनाथ, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थल मौजूद हैं यहाँ पर। इस प्रकार हमारे 5 मार्केट के प्रश्न यहीं पर एंड होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि 11 मार्कर के। सिंधु नदी अपवाह तंत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। सिंधु नदी जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है, जो कि सिंधु या ब्रह्म, ये सभी नदियाँ हमारे भारतीय इतिहास को सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक दृष्टि से, इन सभी दृष्टि से नदियों ने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु समेत 5 सहायक नदियों पंचनद को सम्मिलित किया जाता है। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु समेत 5 सहायक नदियां पंचनद को सम्मिलित किया जाता है। इनका इतिहास समझ लेते हैं कि इतिहास क्या है कि प्लेस्टोसीन काल के पूर्व यह शिवालिक अथवा हिंद ब्रह्म नदी पंजाब से असम तक बहती है। ब्रह्म नदी पंजाब से लेकर के असम तक बहती है, किंतु प्लेस्टोसीन काल में पोतवार पठार के उत्थान से यह छिन्न भिन्न हो गई है तथा गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों में विभाजित हो जाती है। इनका इतिहास क्या है कि प्लेस्टोसीन काल में शिवालिक अथवा ब्रह्मपुत्र नदी पंजाब से असम तक बहती हैं, किंतु प्लेस्टोसीन काल में पोतवार पठार के उत्थान से यह छिन्न भिन्न हो जाती है, जिसमें गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों में विभाजित हो जाती है, 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु के बारे में हम अभी देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र का उद्गम क्या है। उद्गम है मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होती है। सिंधु नदी तंत्र का उद्गम जो कि मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होती है। समागम कहाँ पर होती है? कराची, अरब सागर में होती है। सिंधु नदी तंत्र की समागम होती है कराची, अरब सागर में होती है। लंबाई क्या है? लंबाई के अंतर्गत भारत में 114 किलोमीटर है इनकी लंबाई सिंधु नदी की, जबकि कुल इनका लंबाई है 2880 किलोमीटर है। सहायक नदी में दाएं तट से मिलती हैं पंचनद आ जाता है। पंचनद के बाद आज जास्कर है, जास्कर के बाद सियोग है, सिगार है, गिलगिट है। गिलगिट के बाद आ जाता है बाएं तट पर आता है काबुल है। काबुल के बाद कुरम, सियोग, गोमल। झेलम जो कि है उद्गम है बेरी नाग झील, जम्मू कश्मीर में है। चलिए अभी तो सिंधु के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि इनका उद्गम जो कि है मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होती है। समागम जो कि कराची, अरब सागर में है। इनका लंबाई भारत में 114 किलोमीटर है, लेकिन इनका कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सहायक नदी में पंचनदी आ जाते हैं। पंचनद जास्कर हैं, सियोग, सिगार और गिलगिट हैं। बाएं तट पर मिलती हैं काबुल है, काबुल के बाद कुर्रम, सुख और गोमल आ जाता है। इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र जो कि हमारा एंड होता है। और अगले नदी आ जाता है झेलम नदी। झेलम नदी जो कि हमारे इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत आता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। झेलम नदी का उद्गम जो कि अब बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर से ही होती है। जिस प्रकार आपने देखा कि सिंधु नदी तंत्र जो कि यह जम्मू कश्मीर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बेरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर से। इनका समागम है सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झेलम नदी भी सिंधु नदी का सहायक नदी बन जाती है। तो सहायक नदी के अंतर्गत जैसे किशनगंगा है, जिसे हम पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। तो झेलम का उद्गम जो कि बेरीनाग झील से होती है, यह जम्मू कश्मीर में है। समागम जो कि सिंधु नदी तंत्र में है।
सहायक नदी है किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। इनकी विशेषता कारण क्या है? इनकी विशेषता के अनंतनाग से बारामूला तक यह नौकागम का कार्य करता है। अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम है। यह श्रीनगर से शिगार या बजरी चलता है तथा नाव में फल फूल व सब्जियों की खेती की जाती है। इनकी विशेषता और क्या है कि श्रीनगर से शिकार या बजरी चलते हैं तथा नाव में फल फूल सब्जियों की खेती की जाती है। अगला नदी आता है हमारा इम्पोर्टेंट नदी है चिनाब नदी। इसी को हम परुष्णवी या इरावती के नाम से जानते हैं। तो कभी आप लोगों को प्री में आ जाता है कि चिनाब को और किस नाम से जानते हैं, तो इनका और नाम अन्य है कि परुष्णवी या इरावती नदी। इनका उद्गम स्थल जो किया है हिमाचल प्रदेश में बाड़लाचा दर्रे से चंद्रा और भागा दो धाराओं में चलती है। चिनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में बाड़लाचा दर्रे से चंद्रा और भागा इन दो धाराओं में डिवाइड होकर चलती हैं। समागम क्या है कि ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। जिस प्रकार अभी आप लोगों ने देखा कि सतलज नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार चिनाब नदी भी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। लंबाई कितना है कि भारत में लंबाई 160 किलोमीटर है। चिनाब नदी की लंबाई भारत में 160 किलोमीटर है। विशेषता क्या है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रा व भागा जम्मू कश्मीर में चिनाब कहलाती है। इनकी विशेषता यह है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रा व भागा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के नाम से जानती हैं। सतलज जिसे हम शतद्रवी के नाम से जानते हैं। सतलज का उद्गम जो कि राजस्थान से होती है, समागम क्या है कि चिनाब से होती है। विशेषता है भारत में शिव किला दर्रे से प्रवेश करता है। विश्व का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध यहीं पर बंधा हुआ है। सतलज नदी को हम शतद्री नदी भी कहते हैं। इनका उद्गम जो कि राजस्थान से होती है, समागम या चिनाब नदी पर होती है। विशेषता है कि भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करता है और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बना हुआ है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि सतलज नदी पर विश्व का सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध बना हुआ है और यहीं पर भाखड़ा बांध भी बना हुआ है। अगला नदी आ जाता है ब्यास, जिसे हम बिपाशा के नाम से जानते हैं। ब्यास नदी जो कि इसका उद्गम है रोहतांग दर्रे से समीप ब्यास कुंड से होता है। इनका समागम जो कि आ जाता है कपूरथला के पास सतलज नदी में। ब्यास जिसे हम बिपाशा के नाम से जानते हैं, इनका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड तक जाती है। समागम है कपूरथला के पास सतलज नदी में। लंबाई 470 किलोमीटर की लंबाई है। विशेषता क्या है कि भारत में बहती है। अगला नदी तंत्र रहता है उद्गम है रावी, परुष्णवी एवं इरावती। रावी नदी का उद्गम जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। समागम क्या है कि सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में होता है। लंबाई क्या है 725 किलोमीटर है। विशेषता क्या है कि कुल्लू घाटी में बहती है। रावी एवं परुष्णवी, इसी को हम इरावती नदी के नाम से जानते हैं। उद्गम जो किया हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होती है। समागम क्या है कि सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में इनका समागम हो जाता है। इस प्रकार हम लंबाई देखते हैं कि रावी नदी का लंबाई जो कि 725 किलोमीटर है। इनकी विशेषता है कि कुल्लू घाटी से बहती है। अगला है
सिंधु जल समझौता 1960 जो कि भारत सिंधु झेलम चुनाव के 20% जबकि सतलज व रावी 80% जल का उपयोग करेंगे। सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ भौगोलिक व आर्थिक रूप से भारत के लिए अत्यंत सामरिक महत्व का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सिंधु जल समझौता 1960 के अंतर्गत क्या स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। थैंक यू।